मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम प्रेजेंट हैं फिर से क्लास 10 केसी सिन्हा का एक और वीडियो लेके, जिसमें कि हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही चैनल हमारे वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर डेली आती है। ठीक है, तो एक भी वीडियो अगर मिस आप ना करें। अगर आपको इसका पिछला वीडियो देखना हो या चैप्टर 1.1 का देखना हो या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी जाकर क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये चैप्टर जो है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करें। तो जैसा कि आपको बगल में दिख रहा है कि कुल मिला के इसमें क्या है, कुल 6 क्वेश्चन है, जिसमें हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा कहता है, तो इस प्रकार आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 6 बराबर का लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, 72 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 × 24 = 72। उसके बाद 120 को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 × 5 120। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो कॉमन क्या है इसमें, देखिए कॉमन निकल रहा है 2 और एक कॉमन निकल रहा है, देखिए 3 निकल रहा है ना कॉमन। चलिए, तो ये हो गया हमारा HCF। तो पता है कि जो दोनों में कॉमन निकलता है वो हमारा HCF, तो कॉमन निकला इसमें 2 1 3 यानी 6। और वही अगर बात हम LCM की करें तो LCM क्या, तो जो कॉमन हो या ना हो। सबसे पहले कॉमन को लिख लेते हैं, उसके बाद कॉमन क्या क्या नहीं है, 2 दूनी 4, दूनी 8 × चलिए 3 हो गया, 2 दूनी 6, 6 × 25 = 30। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 = 6 × 8 × 30। चलिए तो हो गया 48 × 30 = 1440। चलिए इस प्रकार बना सकते हैं। इसी का देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे लिया है। अगर 42 को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 6, 6 × 7 = 42। 63 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 9, 9 × 7 = 63। 140 को अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। चलिए कॉमन क्या निकल रहा है बाबुआ, 7 कॉमन निकला। इसके अलावा कोई और संख्या क्या कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा 7। वही अगर बात करें LCM की तो LCM क्या हो जाएगा 7, तो जो कॉमन है उसके बाद देखिए 3 को 3 है यानी 27 × 3 को 2 है यानी 8 और 1 5 है। चलिए 27 × 7 = 189 × 40। चलिए 189 चौका हो जाता है 756 और एक 0 हो जाएगा 7560। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चन आप बना लीजिए, अगर नहीं बनता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, आप में वो क्वेश्चन भेज कर अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि यदि HCF इतना इतना का 4 दिया तो LCM याद करें तो एक फॉर्मूला हमने बताया था कि A × B = HCF × LCM होता है, यानी 2 संख्या गुणनफल बराबर उसी संख्या का HCF × LCM। तो हम बताए थे यदि आपको HCF निकालना हो तो A × B / LCM लिखते हैं, और यदि आपको LCM निकालना हो तो A × B / HCF लिखते हैं। तो चलिए इसमें क्या है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा इस पूरे प्रश्न में। कुल मिला के यहाँ भी कुल 6 सवाल हैं, जिसमें हम यहाँ पर 3 सवालों को हल करेंगे, बाकी 3 सवाल आप क्या कर सकते हैं, खुद हल कर सकते हैं। HCF दिया है, LCM निकालना है तो LCM बराबर फॉर्मूला हो जाता है A × B / HCF। चलिए A × B यानी 2 जो नंबर दिया गया है 96 × 404 बटा HCF दिया है हमारा 4 बार में इसको काटेंगे तो 101, तो हो जाएगा 96 × 101 बराबर होता है 96। यही हमारा हो गया हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का एक। चलो उसके जस्ट नीचे हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर इसी का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है LCM दिया है, HCF ही निकालना है। चलिए तो HCF बराबर होता है A × B / LCM। तो A × B यानी 72 × 126 है
बटा एलसीएम दिया है 504। अगर इसको देखें तो 126 चौका 504 होता है, इसको काटें तो 18, तो यानी हो गया HCF तो ये दिया हुआ है, तो HCF ही निकालना ना, तो HCF बराबर कितना आया 18, यही हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे देखिए 18 के पहाड़ हम दोनों ही आते हैं। जस्ट उसके नीचे हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे HCF दिया गया है, हमको LCM निकालना है, तो LCM ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, याद रखिएगा। LCM बराबर A गुना B बटा HCF। चलिए A गुना B यानी 306 गुना 657 बटा HCF का मान है 9, इसको काटें तो 73 हो जाता है, यानी 306 गुना 73, तो हमारा जो आंसर आता है शायद 22,338 आता है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा आंसर, शायद यही आंसर हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुल मिला के 6 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आपको बगल में दिख रहा होगा। कुल मिला के 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न में से 3 प्रश्नों का हल हम इसमें करेंगे, बाकी 3 प्रश्न आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको देखने के बाद आप गारंटी हम लेते हैं कि आप इसको बना सकते हैं, कोई भी क्या है झंझट नहीं है बनाने में। चलिए कहता है जाँच करें कि जो n एक पावर है किसी संख्या का, जो प्राकृतिक संख्या के लिए है, कहता है 15 पे पावर n का इकाई अंक जो होगा वो शून्य होगा। इकाई किसको कहते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 101 की इकाई अंक लास्ट वाला होगा, तो 15 पे पावर n का जो होता है इकाई अंक शून्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यदि हम लिखें कि 15 पे पावर n बराबर, हम इसको लिख सकते हैं ना 3 गुने 5 पर पावर n, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 तरीके से हम बनाएंगे, ये हम लिख लेते हैं ये स्टेप फर्स्ट, ये ठीक है, यानी पहले तरीके से। ठीक है, ये पहला तरीका से हम इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट यदि हमने लिखा तो 15 पे पावर n को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 पचे 15 पे पावर n हो जाएगा। तो हम जानते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक या किसी भी संख्या का इकाई अंक होने के लिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक होने के लिए क्या होता है, उसका जो गुणनखंड होता है या उसका जो कह सकते हैं गुणनखंड ही लिख लेते हैं, उसका गुणनखंड या गुणनफल, ठीक है, उसका गुणनखंड या गुणनफल जो होना चाहिए 2 या 5 के रूप में होना चाहिए, 2 या 5 के रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जो होता है वो शून्य नहीं हो सकता, लास्ट अंक चाहे कितना भी आप बड़ा संख्या ले लें। ठीक है, जब तक उसका गुणनफल 2 या 5 के रूप में नहीं होगा, क्योंकि 2 पचे 10 होता है, 3 पचे 15, ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो लिख सकते हैं अतः, डायरेक्ट हम अतः 15 पे पावर n का लास्ट, या लिख सकते हैं इकाई अंक, या लिख सकते हैं अतः 15 पे पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। क्या होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। इसका कारण तो अभी आपने देख लिया, क्योंकि क्या है कि 0 होने के लिए इसका जो गुणनखंड या गुणनफल जो होना चाहिए वो 2 या 5 के रूप में होना चाहिए, जबकि यहाँ पर देखें तो जो गुणनफल है वो 3 तथा 5 के रूप में है ना, तो इसी कारण ये होगा नहीं। तो ये पहला तरीका था। अब चलते हैं हम स्टेप 2। ये पहला तरीका था, या आप इससे बना सकते हैं, ये थोड़ा सा अजीब सा है। अब चलिए हम दूसरा तरीका इसका देखते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम लिखना, क्योंकि दिया है हमको कि जो 15 पे पावर n का इकाई अंक हमको क्या है 0 लाना है, 0 होगा कि नहीं होगा हमको तो चेक करना है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं n का मान रखने पर। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं n का मान रखने पर। अब n का मान हम अपने तरीके से कुछ भी रख सकते हैं। 15 पे पावर n है, ठीक है, अगर लेते हैं n बराबर 1 लेते हैं तो हो जाएगा 15 पे पावर 1, तो 15 पे पावर 1 भी करते हैं तो 15 आता है।
यानी लिख सकते हैं इकाई अंक शून्य नहीं आया। ठीक है, इकाई अंक शून्य नहीं आया। ठीक है, इकाई अंक शून्य नहीं आया। पुनः लेते हैं, पुनः हम लेते हैं n बराबर 2 लेते हैं तो 15 पे पावर 2 हो जाएगा। तो 15 पे पावर 2 225। यहाँ भी देखें तो 15 का यानी लिख सकते हैं इकाई अंक शून्य नहीं आया। क्या है? इकाई अंक शून्य नहीं आया। ठीक है, अगर आप n बराबर 3 भी लेते हैं तो 15 का क्यू हो जाता है 3375। यहाँ भी वही चीज़, इकाई अंक शून्य नहीं आया। तो इसी कारण अगर आप आगे भी संख्या बढ़ाते रहेंगे तो कभी भी क्या है, शून्य नहीं आएगा। तो लिख देंगे अतः 15 पे पावर n का इकाई अंक क्या है, 15 पे पावर n का इकाई अंक कभी भी क्या है, 15 पे पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। इकाई अंक शून्य नहीं होगा। अगर आपको डिटेल्स इसका कारण पूछता है तो आप बता दीजिए कि किसी भी संख्या को क्या है, इकाई अंक या किसी भी संख्या के लास्ट अंक शून्य होने के लिए उसका जो गुणनखंड या गुणनफल होना चाहिए वो 2 तथा 5 के रूप में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है उस तरीके से नहीं आया है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे ढंग से समझ में होगा। यही चीज़ हम आगे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम लोग चलेंगे 11 के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ दिया है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो याद रखना है किसी भी संख्या का लास्ट 4 है तो 4 का कोई भी पहाड़ा आप पढ़ते तो क्या कभी आता है 5? नहीं आता। तो कन्फर्म है इसका आंसर भी होगा नहीं होगा। तो हमको जब पता ही है लेकिन फिर भी हमको बनाना है तो n लिखेंगे, n का मान रखने पर क्या है, n का मान रखने पर इसमें क्या क्या n का मान रखते जाएंगे। n बराबर 1 लेते हैं तो हो जाएगा 24 पे पावर 1, तो 24 का पावर 24 है। तो इकाई अंक 5 नहीं आया, क्या लिखेंगे, इकाई जो अंक है वो 5 नहीं आएगा। 0 देगा तो 0 नहीं आया, 5 देगा तो 5 नहीं आया। ठीक है, n बराबर 2 रखते हैं तो 24 पे पावर 2 हो जाता है कितना, 576। तो हो जाएगा कितना, यही होगा इकाई अंक शून्य नहीं आया। क्या हुआ, इकाई जो अंक है वो शून्य नहीं, यहाँ क्या कहता है 5। तो इकाई अंक 5 नहीं आया। ठीक है, ऐसे भी आप सोच के देखिए, 4 गुने 4 भी करते हैं तो 16 आता है, 4 गुने 4 गुने 4 करते हैं तो 64 आता है, अगर 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 भी करते हैं तो 256 आता है, 6 या 4 आता है। तो कभी तो 5 आया नहीं, तो कन्फर्म है। इसी प्रकार यदि हम आगे भी संख्या को क्या है बढ़ाते रहें तो कोई फ़ायदा हमको होने वाला नहीं है, क्योंकि 5 आएगा ही नहीं। तो लिख देंगे कि अतः क्या है, अतः 24 पे पावर n का इकाई अंक क्या है, 24 पे पावर n का इकाई अंक कभी भी क्या है, कभी भी 5 नहीं होगा। ठीक है, हमको तो यही चीज़ करना था। तो प्रूव्ड अगर लिखना चाहे तो प्रूव्ड लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। चलिए इसी का हमने तीसरा नंबर प्रश्न लिया है। ठीक है, बाकी जो 3 प्रश्न है वो भी 5 या 0 पे ही हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, कहता है जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या 21 पे पावर n का इकाई जो अंक है या संख्या का अंक जो है 0 पर समाप्त कहे या इकाई कुछ भी कहे, वही सेम प्रश्न है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे n का मान रखने पर, n का मान रखने पर। चलिए ऐसे भी सोच के देखिए, 1 गुना 1 भी करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि लास्ट अंक 1 है, हमेशा तो 1 ही आएगा, चाहे आप कितना भी नंबर क्या है रख लें। तो क्या है, हमको पता है कि इसका आंसर होगा नहीं ही होगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या है, इसको बनाना है। तो बनाना है तो भाई तो नखरा तो हम कर नहीं सकते हैं ना, बराबर 1 रखते हैं तो हो जाएगा 21 पे पावर 1 बराबर 21। तो क्या हुआ, अंतिम अंक 0 नहीं आया। क्या है, अंतिम अंक 0 नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हमको कहता है 0 पर समाप्त यानी अंतिम अंक। अगर n बराबर 2 लेंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाता है 441, यानी यहाँ भी हो गया अंतिम अंक जो है वो 0 नहीं आया।
ठीक है। इसी प्रकार यदि आप, हमको तो पता ही है तो इसीलिए हमको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः क्या हो, अतः 21 पे पावर n का अंतिम अंक कभी भी क्या है, कभी भी 0 नहीं होगा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि इस पर पावर अंक n जो है, अंक जो है 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक पहुँचाएँ। ठीक है, आप शेयर नहीं करते हैं, इनको शेयर कीजिए, क्योंकि कारण जिनकी भी पढ़ाई किसी कारणवश रुक रही, कम से कम उनकी हेल्प हो जाएगी। इसी कारण आप भी क्या है, कुछ पुण्य बटोरने का मौका आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसके बाकी 3 प्रश्न आप बिल्कुल बना सकते हैं। अगर नहीं बने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, हमें वो प्रश्न क्या सेंड करके उसका उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। सबसे पहले तो अगर हम चेक करना चाहें तो भाज्य संख्या किसको कहता है बउआ? अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज भाज्य संख्या, तो भाज्य का मतलब होता है जिसका क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनफल हो, या 2 से क्या है ज़्यादा गुणनखंड या गुणनफल हो सकता है। जैसे बाय चांस मान लीजिए अगर आपसे पूछे 8, तो 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। देखिए तो 2 से ज़्यादा अंकों से कट रहा है ना, तो वही हो जाता है भाज्य संख्या, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया गया है, तो 7 गुना 11 गुने 13 यानी 7 गुना 11 गुने 13 प्लस 17। चलिए गुना करें तो 77 गुने 13 होता है 1000, 1 प्लस 17 बराबर 1018। अब 1018 को आप देखें 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, उसके अलावा भी किसी और नंबर से भी ये कट सकता है, क्योंकि 1018 को अगर आप देखें तो बहुत सा संख्या से कट रहा होगा। और देखें तो 509 से भी कटता है। तो यानी कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या का क्या है, 1 से ज़्यादा अंकों से कटता है। तो लिख सकते हैं 1018, या आप यही नंबर लिख सकते हैं, एक भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। कारण पूछे तो लिख सकते हैं क्योंकि यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है, क्योंकि यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है या विभाजित होता है। ठीक है, या आप जो बुक का आंसर आपका दिया होगा आप वही लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि बुक का आंसर से अच्छा है आप खुद से ही लिखें, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर आपको चेक करेगा कि आपने अपने मन से क्या लिखा है। ठीक है, तो चीटिंग के फेरा में मत रहिए। आप देखिए क्या है, आप देखिए 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 दिया। अब ये पूछता है तो 5 7 35, 35 गुने 13, 35 गुने 13 यानी हो जाएगा 455 प्लस 5 बराबर 460। अब 460 देखें तो बउआ 1 से कटता है, 2 से कटता है, फिर 23 से भी कटता है, फिर 10 से भी कट जाता है, फिर 46 से भी कटता है, 230 से भी कटता है, उसके अलावा भी बहुत सा नंबर से कटता है। आप सोच के देखिए, क्या ये नंबर आपको लगता है कि यह भाज्य संख्या अभाज्य संख्या? नहीं, यह क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से अधिक नंबर से क्या है, कट रहा है। तो इसको लिख देंगे, अतः ये भाज्य संख्या है। क्या है, अतः ये भाज्य संख्या है। अब इसका कारण लिख देंगे, क्योंकि यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, क्योंकि यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का 2। क्वेश्चन नंबर 12 का 3 भी हम देख लेते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा आपको। यहाँ देखिए तो 5 गुने 7 35 गुने 11 गुने 13 प्लस 55। चलिए 35 गुने 11 होता है 385
गुने 13 प्लस 55। चलिए 385 गुने 11 हम 13 कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 385 13 1155 और 385 यानी हो जाएगा 505 यानी 5005 प्लस 55 तो कितना हो जाएगा 5060। अब 5060 1 से भी कटता है, 2 से भी कट रहा है, बउआ 5 से भी कटेगा, कारण कि इसमें 0 है तो 0 वाला नंबर तो 5 से कटिए जाता है। तो डायरेक्ट हम इसका लिख सकते हैं यह भाज्य संख्या क्या है, यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। कारण पूछे तो लिख सकते हैं क्योंकि इसका क्या है 2 से अधिक, क्या है 2 से अधिक संख्याओं से क्या विभाजित होता है या हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और पिछली वीडियो हमारा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया है कि 3 मापदंड है, यानी 3 इंच कह सकते हैं, मेजरमेंट वाला कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, 3 है, ठीक है। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक ज्ञात या मापा जा सके। तो यार देखिए, एक आपको चीज़ बताती है, यदि कहीं पर न्यूनतम किसी प्रश्न में लिखा हो तो आपको एलसीएम निकाल देना है डायरेक्ट, या कहीं पे अधिकतम दिया हो तो अधिकतम वाले में आप एचसीएफ निकालेंगे, यानी कहीं पे अधिकतम के जगह माप दे दे, माप अधिक, क्या दे दे, माप अधिक है, या न्यूनतम के जगह दे दे कि जो है माप कम है, क्या है माप कम हो। तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर क्या है, लगभग यानी 99.99% में क्या है, हम न्यूनतम वाले में एलसीएम तथा अधिकतर वाले में हम एचसीएफ निकालते हैं। चलिए, तो प्रश्न में हमको दे दिया है तो हमको क्या है कि बनाना है। तो चलिए हम डायरेक्ट, हम चाहें तो हम इसको क्या है कि हमको तो न्यूनतम का था तो हमको एलसीएम निकालना है, तो लिख देंगे कि एलसीएम ऑफ 64, 80, 96 बराबर, ठीक है। चलिए तो एलसीएम निकाल देते हैं, 64, 80, 96। देखिए 16 के पहाड़ हम सब आए तो डायरेक्ट हम लगाते हैं, झोल झंझट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। 4, 5, 6, फिर 2 बार में देखिए लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो हो जाएगा कितना, एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 16 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, यानी होगा 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 पचे 320, 320 दूनी 960 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप बुक में भी देखेंगे मिला के तो यही एग्जैक्टली आंसर दिया है, ठीक है। तो याद रखना है, जहाँ पे न्यूनतम पूछे वहाँ पे एलसीएम, जहाँ पे अधिकतम पूछेगा वहाँ पे एचसीएफ निकाल देना, कुछ ज़्यादा झोल झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई, लिख सकते हैं, आप लिख देते हैं अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई, अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई, क्या है, कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर हो जाएगा कितना, 960 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको समझ आ गए होंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 3 पात्र हैं, ठीक है, जिसमें क्या है 27 लीटर, 36 लीटर, 72 लीटर दूध है। 3 पात्र में कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक, सबसे बड़ी कह रहा, तो बड़ी है यानी अधिक है, तो जहाँ पे बड़ी है अधिक है ऐसे वर्डों का उपयोग होता है। तो अभी हमने बताया कि हमको एचसीएफ निकालना है, या कम रहे, न्यूनतम रहे या कम रहे, तो ऐसे भाषाओं में हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं। तो हमको तो यहाँ पे निकालना है क्या, एचसीएफ, तो हमको लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 27, 36, 72। तो 27 का हम अगर लिखना चाहें, देखिए तो सब 9 के पहाड़ा वाला लग रहा है ना देखने में, तो 9 तिया 27, 36 बराबर 9 चौके 36 और 72 बराबर 9 अठी 72, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 वाला में तो 3 के पहाड़ा में 2 वाला तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए 9 निकल रहा है कॉमन, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 9, ठीक है। 9 क्या, 9 लीटर। तो अतः लिखेंगे सबसे बड़ी माप, ठीक है, तो हमारा 9 लीटर ही हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। सबसे बड़ा बर्तन का माप कितना है, तो लिख सकते हैं अतः सबसे बड़े बर्तन की मात्रा, सबसे बड़े बर्तन की मात्रा, सबसे बड़े
बर्तन की माप, अतः सबसे बड़े बर्तन की माप बराबर कितना होगा 9 लीटर होगा, क्योंकि 9 के अगर 9 को क्या 3 बार माप देगा तो 27, 9 को 4 बार माप देगा तो 36, 9 को 8 बार माप देगा तो 72 लीटर वाला दूध हमको क्या है न पा जाएगा। चलिए तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 3 विभिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण है। 3 पात्र हैं जिसमें दूध और पानी का मतलब शरबत जैसा बना दिया है। जैसे देखते हैं दूध जिसे आप लेते हैं वो भी पानी क्या है, पानी दूध मिक्स करके देता है। अगर 1 किलो दूध ले रहे हैं तो 750 ग्राम दूध होगा, 250 ग्राम पानी तो होगा ही। तो उसी प्रकार क्या है कि 3 बर्तन में क्या है दूध तथा पानी का मिश्रण है के परिमाण रखे गए, यानी उसको रखा गया जिसकी माप 403 केजी, 434 केजी और 465 केजी है। कौन सी बड़ी माप सभी तीनों परमाणु को ठीक ठीक माप से, कौन सी सबसे बड़ी जहाँ पे कह दिया तो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे HCF ऑफ कितने कितने का 403, 434, 465 बराबर हमको निकालना है। चलिए तो 403 को अगर आप डायरेक्ट देखिए हमारी भाषा में निकालना चाहे तो 31 को यदि 13 बार में पढ़िएगा तो 403 आता है। 434 को देखें तो 31 को यदि आप 14 बार में पढ़ेंगे तो आएगा 434। अगर 465 की बात करें तो 31 को 15 बार में पढ़िएगा तो 465 आपको अब लगे सर उल्लू तो नहीं बना रहे सर, देख लीजिए बउआ जी 155, 31, 465 उल्लू बनाने का काम हम नहीं करते हैं। चलिए तो हो जाएगा हमारा 434 आ गया ना। 31 और 13 को भी कर लेते हैं, 93, 31, 403 आ गया ना जी, हमने उल्लू नहीं बनाया आपको। चलिए इसमें कॉमन क्या निकल रहा है 31, तो HCF हमारा कितना आ गया 31 केजी आ गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़े बर्तन की माप, अतः सबसे बड़े बर्तन की माप, अतः सबसे बड़े बर्तन की माप कितना हो जाएगा 31 केजी हो जाएगा बउआ जी। तो ये हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप सब चीज़ समझ गए होंगे आप। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7368996381, ठीक है, या आप हमें इस नंबर पे कॉल करके भी आप क्या है हमसे सलाह मशवरा क्या कर सकते हैं आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना।